Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a previous year question paper of class 7th social science. वैसे तो इस बार जो पेपर आपका है उसमें थोड़े से चेंजेस है पैटर्न में, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। लेकिन पिछले साल का पेपर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कितनी प्रिपरेशन है, और एक तरीके से पूरी जो बुक है वो रिवाइज भी हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी मैं आपको हेल्प कर दूंगी क्वेश्चंस में। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल होता है दी कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। अर्थ में और एटमॉस्फेयर में जो मूवमेंट होती है वाटर की, उसको हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। जैसे कि आपने देखा सी में पानी होता है जो सनरेज से वो गर्म होता है, उसके बाद इवापोरेट होता है तो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, फिर क्लाउड्स जो है वो हवा के साथ ट्रांसपोर्टेशन से अर्थ के ऊपर आते हैं, वहाँ पर वो कूल होते हैं तो कंडेंस होते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन बारिश होती है, फिर वो रिवर्स में जाता है और फिर से इसमें चला जाता है। तो ये कॉन्टिन्यूस जो मूवमेंट है आपके वाटर की एटमॉस्फेयर में, अर्थ पर, तो ये इसको वाटर साइकिल कहते हैं। ओके, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट फाउंड? तो जो ट्रॉपिकल एरिया है वहीं पे मिलेंगे। इंडिया में भी होते हैं, एक लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में, अगर इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पूछा है तो इंडिया में होते हैं ये, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं ऊपर की साइड, नॉर्दर्न साइड, बट सेंट्रल अमेरिका लिख दीजिए, सेंट्रल अमेरिका, इंडिया एंड अमेरिका, यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज वेयर इज द वन हॉर्न राइनो फाउंड? वन हॉर्न राइनोसॉरस जो है वो कहाँ पर मिलते हैं? तो ये असम में मिलते हैं, इंडिया में। और काजीरंगा नेशनल पार्क, अगर नेशनल पार्क आपसे पूछा जाए कि किस नेशनल पार्क में, 90% जो ऐसे राइनो हैं वो वहीं पर होते हैं, वन हॉर्न जो है। ओके, असम। एंड चलिए एग्जैक्ट बता देते हैं, काजीरंगा आप लिख देंगे तो भी वो सही होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, हु वर द नोमैडिक? नोमैडिक कौन थे? तो नोमैड वो लोग होते हैं जो कि मूवमेंट करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनका कोई फिक्स्ड हैबिटेट नहीं होता, ये लोग कहाँ पर रहेंगे। सो एक ट्राइब होती है, नोमैड आर द ट्राइब्स दैट रोम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट्स ऑल। व्हाट इज मनी प्रवालम? मनी प्रवालम क्या है? और इसमें आपको पूछ भी सकते हैं बुक का नाम बताइए जो इसमें लिखी हो। सो मनी प्रवालम इज अ लैंग्वेज, यहाँ पर तो क्योंकि बस वही पूछा है तो आप इतना ही लिख सकते हैं, एक लैंग्वेज है। और अगर बुक पूछी जाएगी तो लिटाली लकम, ये बुक थी जो कि लिलाटी लकम जो कि इस लैंग्वेज में लिखी गई थी। हु वॉज अकबर? अकबर वॉज थर्ड मुगल एम्परर। सबसे पहले आप जानते हैं बाबर थे एम्परर, बाबर, देन आते हैं हुमायूं, और फिर उसके बाद अकबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पब्लिक प्रोटेस्ट? ये एक टर्म है विच लिटरली मीन्स कि प्रोटेक्ट बाय द पब्लिक एट लार्ज। अगर पब्लिक किसी चीज़ से डिससेटिस्फाई होती है तो वो गैदर करके, इकट्ठा करके उसको अपोज करती है चीज़ को, उसको हम लोग पब्लिक प्रोटेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेकेंड, ओके, 8 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर सिंपली वो पर्सन होता है जो कि चीज़ों को खरीदता है। सो अ पर्सन हु बाइज थिंग्स और यूजेस सर्विसेज, कोई सर्विस भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो भी आप कंज्यूमर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइज ऑफ वुल इंडस्ट्री इन द वेल्ड। साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड है वेल्ड, जहाँ पे पेड़ नहीं है और घास ही है पूरा। वेल्ड्स के जो लोग हैं वहाँ के लोगों के दो ही मेन ऑक्यूपेशन है, वन इज माइनिंग एंड द सेकेंड इज कैटल रेयरिंग। तो कैटल रेयरिंग में भी वहाँ पर जो शीप है वो बहुत ज़्यादा पालते हैं लोग, तो बिकॉज शीप रेयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, क्योंकि शीप रेयरिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है वेल्ड के लोगों का, दैट इज वाई द वुल इंडस्ट्री राइजन ओवर देयर। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द लद्दाख डेजर्ट? लद्दाख को आप जानते हैं कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। डेजर्ट मतलब ये मत सोचना कि ये रेगिस्तानी है जैसा कि थार है जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, रेत होती है। यहाँ पर बर्फ ही रहती है क्योंकि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर है ये, बहुत ऊपर। तो अगर यहाँ के क्लाइमेट कंडीशन की बात पूछी गई है, 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, तो आप लिखेंगे एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा यहाँ का एनवायरमेंट रहता है, एंड ड्राई ऑल्सो, बारिश नहीं होती, इसलिए इसको डेजर्ट कहा जाता है एक तरीके से, लेकिन ये ठंडा डेजर्ट है। आगे आते हैं 2 मार्कर्स। गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। ये मेड होगा, ह्यूमन ने जो एनवायरमेंट बनाया, जो चीज़ वो बनाते हैं उसके 4 एग्जाम्पल्स दे दीजिए। तो ह्यूमन ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, एंड मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं बहुत सारे इन्होंने। ये कुछ
वो है जो कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं, और आप बहुत कुछ लिख सकते हैं इसमें। 12th क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एक्सचेंज टुक प्लेस बिटवीन नॉमेडिक पेस्टोरलिस्ट एंड सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। आप जानते हैं नॉमेडिक होते हैं जो कि पेस्टर के लिए, मतलब जहाँ पर घास होता है उसके लिए अपने एनिमल्स को लेके अपने साथ जाते हैं और इधर से उधर घूमते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग सेटल होते हैं जो कि एग्रीकल्चर करते हैं। अगर आपको खेती करनी है तो आपको एक जगह रहना पड़ेगा, फिर आप घूम नहीं सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या क्या चीज़ें और कैसे एक्सचेंज करते थे। तो नॉमेडिक पैस्टोरलिस्ट जैसा कि आप जानते हैं मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विद देयर एनिमल्स, अपने एनिमल्स के साथ मूव करते थे लॉन्ग डिस्टेंसेज में, और क्योंकि इनके पास एनिमल होता था तो दे लिव्ड ऑन मिल्क और बाकी जो प्रोडक्ट हैं इनके उस पर ही लिव ऑन करते थे। एक्सचेंज क्या करते थे, दे एक्सचेंज वूल एंड घी एंड मिल्क ऑल्सो। ये चीज़ें ये देते थे एग्रीकल्चरलिस्ट को, जो लोग खेती कर रहे हैं, इन एक्सचेंज ऑफ ग्रेन्स, इनसे वो ग्रेन्स लेते थे, क्लोथ लेते थे, एंड यूटेंसिल्स ऑल्सो, यूटेंसिल्स और बाकी जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होंगे। ग्रेन तो ये लोग उगाते ही थे जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, किसान जो थे वहाँ के। क्लोथ्स क्योंकि कॉटन वगैरह उगाते थे, उससे कपड़े बनाते थे, और बाकी क्योंकि हमेशा एग्रीकल्चर का काम नहीं रहता है तो ये कुछ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी करते थे, तो यूटेंसिल्स भी वो इनसे लिया करते थे। तो इस तरीके का एक्सचेंज इनके बीच में होता था। इसको आप थोड़ा डिटेल में लिख दीजिएगा क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। वॉट वर द मेजर टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक, गुरु नानक जी की मेन टीचिंग्स क्या थी। तो सबसे पहले तो ये कहते थे देयर इज ओनली वन गॉड, भगवान सिर्फ एक ही है। ऑल ह्यूमन बींग्स कैन हैव डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड विदाउट एनी रिचुअल। आपको कोई रिचुअल या हवन ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप गॉड से डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपके कर्म जो है वो मायने रखते हैं। उसके बाद इनकी मेन इंपॉर्टेंट जो था कि इन्होंने कंडेम किया था, कंडेम कास्ट सिस्टम को। ये नहीं मानते थे कि कास्ट कुछ ऐसा होता है, एंड बहुत उससे उन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट जो है ही यूज्ड टू स्पोक। नेक्स्ट वो बिलीव करते थे कि एवरीवन वाज इक्वल, सब लोग बराबर है इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जेंडर, कास्ट, जो कि हम लोग आज भी पढ़ते हैं कि कोई भी कास्ट का पर्सन हो, किसी भी जेंडर का हो, मेल हो फीमेल हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सब जो है वो बराबर है। ये कुछ गुरु नानक जी की मेन टीचिंग थी। 3 ही आपसे पूछे, 3 आप लिख दीजिएगा। एक गॉड था, कंडेम किया था कास्ट सिस्टम को, सब इक्वल है, और विदाउट रिचुअल्स भी आप ह्यूमन बीइंग जो है वो गॉड को एक्सेस कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वर द टेम्पल्स बिल्ड इन बंगाल। टेम्पल्स क्यों बने थे बंगाल में। तो बंगाल में लोगों ने बनाए थे, कुछ इंडिविजुअल या फिर कुछ ग्रुप के लोगों ने बनाए थे अपने घरों में ही, इन द हाउसेज ऑफ द लोकल डीटी, कि वहाँ पे जो लोग जिस डीटी को, जिस भगवान को मानते हैं, उनके टेम्पल, टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिचनेस। जो पावरफुल लोग होते थे उनके यहाँ पर वो मंदिर बनाया करते थे, और अपनी रिचनेस को, कि हम अमीर है, उसको दिखाने के लिए वहाँ पर उस टाइम पे टेम्पल्स बने थे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मनसबदार एंड द जागीर। मनसबदार और जागीर, अब जागीर किसी आदमी का नाम नहीं है। जैसे मनसबदार जो होता है ये एक पर्सन होता था जिस के पास मनसब या फिर आप कह सकते हो रैंक होती थी, एक पोजीशन होती थी, लेकिन इस पोजीशन के बदले में इनको कोई पैसे नहीं मिलते थे, कोई सैलरी जैसे कि मिलती है वैसे नहीं होता था, बल्कि इनको एक ज़मीन दे दी जाती थी कि ये अब तुम्हारी है, तुम इससे यहाँ पर रहने वाले लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो, टैक्स ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब ये तुम्हारी जागीर है। और जो ज़मीन इनको दी जाती थी उनको जागीर कहा जाता था। ओके, जैसे आप भी कई बार बोल देते हैं बोलने टाइम, तुम्हारी जागीर है क्या, फिल्मों में शायद आपने सुना होगा। जागीर मतलब कि वो उनकी ज़मीन हो गई अब। तो ये मनसबदार से ये वर्ड आया है। मनसबदार इंडिविजुअल होते थे हु होल्ड अ पोजीशन, या फिर एक रैंक होती थी इनकी, बट दे वर नॉट गिवन सैलरी इन कैश, उनको कैश में सैलरी नहीं मिलती थी। इंस्टेड उसके बजाय दे वर गिवन अ पीस ऑफ लैंड, एक पीस ऑफ लैंड दे दिया जाता था, और कहते थे कि यहाँ के लोगों से तुम जितना कलेक्ट कर सकते हो रेवेन्यू, उतना आप कलेक्ट कर सकते हो, टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम देम, एंड दैट लैंड वॉज कॉल्ड जागीर। जो मनसब को दी जाती थी उस जमीन को जागीर कहते थे। 16th क्वेश्चन इज, इन वॉट वेज डज द मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का 4th पिलर, चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, कि ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो क्या रोल ये प्ले करती है डेमोक्रेसी में। सबसे पहले तो दे मेक द मासेस नो अबाउट द सर्टेन प्रॉब्लम। कोई अगर प्रॉब्लम है देश में, लोगों को बताते हैं। आप न्यूज़ देखते हैं, आपको वहीं से ही पता लगता है। मीडिया मतलब न्यूज़, न्यूज़पेपर, टीवी जो आप देखते हैं उसमें न्यूज़ चैनल्स, यही मीडिया है। तो वहाँ से एक तो लोगों को जागरूक करते हैं, दे मेक द मासेस नो अबाउट द प्रॉब्लम। सेकेंड, ये प्रोपगेट करते हैं अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे जो किसान मूवमेंट कर रहे हैं, उसमें मीडिया किस तरीके से उसको शो कर रही है, पॉजिटिव नेगेटिव सब दिखाती है, तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लोगों को पता लगता है कि क्या देश में चल रहा है, सरकार ने क्या पॉलिसीज बनाई हैं।
उसके बाद क्रिटिसाइज करती है गवर्नमेंट को, अगर कोई गवर्नमेंट गलत स्टेप उठाती है उसमें चर्चा होती है, या फिर प्रेज करती है, तारीफ करती है उनकी। एंड दे हेल्प इन फॉर्मिंग द ओपिनियन ऑफ द मासेज। आप न्यूज़ चैनल देखिए तो हाँ 3 नंबर का ही है, ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं जो न्यूज़ आप देखते हैं उससे आप अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं, ओके। लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो रही है देश में उनके बारे में भी ये बताती है। तो ये रोल है मीडिया का एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। 17th क्वेश्चन है आपका, चीज़ें बेचना या खरीदना ऐसे बिना मार्केट जाए भी हो सकता है, विदाउट गोइंग टू द मार्केट प्लेस। इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन करिए कि कैसे ये होगा। तो ये तो आजकल आप सब जानते ही होंगे सभी लोग। और एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड जितने भी आपके ये जो आपकी सर्विसेज प्रोवाइड आपको कराते हैं कि आप इंटरनेट के थ्रू चीज़ों को ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर आपको होम डिलीवरी होती है, यानी कि जहाँ पर से आप खरीद रहे हैं वहाँ पर आपको फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। तो इस आंसर को आप उसी तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि दिस इज़ द एज ऑफ इंटरनेट। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है और ये इसने सभी मोड को चेंज कर दिया है। एंड वी कैन नाउ मेक ऑनलाइन परचेजेज, या फिर वी कैन नाउ बाय थिंग्स ऑनलाइन। ऑनलाइन हम चीज़ें खरीद सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, या फिर अपने जो इंटरनेट बैंकिंग है उससे पे करके, ओके। तो ये सभी एंड फिर 1-2 एग्जाम्पल जिससे भी आप चीज़ें खरीदते हैं उसका दे दीजिएगा। ये तो आपको खुद ही लिखना है। 18th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है आपको गिनिंग मिल को। गिनिंग मिल क्या होती है? गिनिंग में जैसे गिनिंग का प्रोसेस भी आपने पढ़ा होगा, आई थिंक 6th क्लास साइंस में है ये। जो कॉटन है आपकी, जो उसका पेड़ होता है उसमें से रुई को अलग जब आप करते हैं, कॉटन को अलग करते हैं, कॉटन की बॉल से, उसको गिनिंग कहते हैं। तो गिनिंग मिल में वही होता है। गिनिंग मिल एक फैक्ट्री होती है जहाँ पर कॉटन सीड को रिमूव किया जाता है फ्रॉम कॉटन बॉल। अगर आपने देखा है इसका पेड़ कभी कॉटन का, तो उसमें बीच में बीज होता है, चारों तरफ जो कॉटन है, जो रुई है वो चिपकी हुई होती है, तो उसको अलग करना उससे ये यहाँ पर होता है। और उसके बाद स्पिनिंग मिल में इससे थ्रेड भी बनाया जाता है, जैसे पहले चरखे पर बनाते थे, अब ये काम गिनिंग मिल में होता है। सेकेंड इज एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर जैसे हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कि कंट्री में जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर बनाते हैं और उसको बाहर की कंट्री में बेचते हैं, उसको एक्सपोर्ट करना बोलते हैं। और जब बाहर की चीज़ें हम खरीदते हैं दूसरे देश से, तो फिर उसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो एक्सपोर्टर डेफिनेटली वो पर्सन होगा, एक्सपोर्ट वर्ड से ही बना है, एक पर्सन या फिर एक होल सेलर हु सेल द प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट सेल करता है टू फॉरेन कंट्रीज। सेल करता है प्रोडक्ट को, SELL, प्रोडक्ट को टू फॉरेन कंट्रीज, दूसरे देशों में, उसको एक्सपोर्टर कहते हैं। चलिए आगे आते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे एक लिविंग, जीता हुआ एक डॉक्यूमेंट है। तो वैसे आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने जो बनाया था, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उन्होंने ये नहीं कहा कभी भी कि जो लिख दिया ये फाइनल है। उन्होंने उसमें अमेंडमेंट करने के भी स्कोप दिए हैं, और अमेंड वो हो सकता है। अमेंड, ये वर्ड याद कर लीजिए, अमेंड मतलब होता है चेंजेस। चलिए चेंजेस भी आप लिख सकते हैं, चेंजेस उसमें हो सकता है। और उसके बाद लगभग 100 टाइम से भी ज़्यादा, 100 बार से ज़्यादा हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर चुके हैं। जैसे जैसे कुछ चीज़ें चेंज होती है, क्योंकि जो कंट्री है ओवर द टाइम उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लोगों की नीड डिफरेंट होती है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है, इट कैन बी अमेंडेड, इट कैन बी चेंज्ड, और वो चेंज हुआ भी है, इसलिए इसको लिविंग कहते हैं, कि वो जी रहा है अभी भी, मतलब बदलाव उसमें आ रहे हैं, ओके। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटीरियोरेटिंग, गिव रीजन। जो क्वालिटी है पानी की वो दिन पे दिन खराब ही होती जा रही है, इसका क्या कारण है? ये तो आप जानते हैं, पहले लोग नॉर्मल जो हैंडपंप है उससे पानी निकाल के भी पी लेते थे, वो बिल्कुल शुद्ध था। लेकिन आजकल तो आप बिना रिवर्स ऑस्मोसिस RO के यूज़ ही नहीं कर सकते हैं वाटर को। तो कारण ये है कि सबसे पहले तो बहुत सारे, जैसे कि एग्रीकल्चर से अगर हम शुरू करें, इसमें शायद से आपने पहले से ही आप वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं। जब आप फसलों पे उनको छिड़कते हो तो आप जानते हो कि वो अर्थ की जो सरफेस है, जो ज़मीन है, उसके ऊपर रुक जाते हैं, और जब बारिश के पानी के साथ बह के वो जो वाटर बॉडीज़ है हमारी, आपके लेक्स में, आपके रिवर्स में मिल जाते हैं, तो पानी को पल्यूट कर देते हैं। एक तो ये रीज़न है एग्रीकल्चरल, जो पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, नंबर 1 इज़ दैट। नंबर 2 जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ डे पर डे इंक्रीज होती जा रही है, उससे जो वाटर निकलता है, वेस्ट वाटर, उसको बिना ट्रीट किए एज इट इज़ जो आसपास की वाटर बॉडी है, रिवर है स्पेशली, उसमें छोड़ दिया जाता है। एक वो है। तीसरा, सीवेज सीधा जाके आपके रिवर्स में मिल जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन भी एक रीज़न है इसका। उसके बाद रिवर्स कैसे पोल्यूट हो रही है, थोड़ा सा उसके बारे में लिख दीजिएगा। अंडरग्राउंड वाटर भी पोल्यूट हो रहा है।
जो शिप्स हैं आपके, हमारी जो शिप इंडस्ट्री, कई बार उनमें लीकेज हो जाती है। मान लीजिए कोई सामान वो लेके आ रहे हैं, ऑयल स्पेशली, ऑयल लीकेज जब होती है तो पानी के ऊपर ऑयल एक परत बना लेता है, जिससे कि जो सन रेज है वो नीचे नहीं जा पाती है, हमारे जो वाटर एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं, बहुत सारी फिश मर जाती है, जिससे कि फिर वाटर जो है आपका वो पोल्यूटेड हो जाता है। कुछ रिलीजियस रीजन भी है, रीजन्स भी है, जो कि लोग कोई रिलीजियस उससे जो हमारी वाटर बॉडीज है उनमें चीज़ों को डंप कर देते हैं। तो ये बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं किस कारण से पानी पोल्यूट हो रहा है, आपको वही लिखना है बस यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लैंड ट्रांसपोर्ट होता है आपका, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। एयर मेंशन एनी 2 मेरिट्स ऑफ रेलवेज। रेलवेज के 2 फायदे बताइए। सबसे पहले तो बहुत ही लेस कॉस्टली है, चीप है यानी कि, और क्विक, कवर द डिस्टेंस क्विकली, मतलब फास्ट है। ये 2 हो जाएंगे। और एक और अगर आपको लिखना है कि चीज़ें बल्क में कैरी कर सकते हैं, जितना, नंबर 3, कैन कैरी थिंग्स इन बल्क, जितनी चीज़ें ये कैरी कर सकती, जितना लोड एक ट्रेन उठा सकती है, और कोई लैंड ट्रांसपोर्टेशन ऐसा है नहीं, थिंग्स इन बल्क। ओके, तो ये 3 रीज़न है कि 3 मेरिट्स है रेलवे की। हाउ डज सम MLAs बिकम मिनिस्टर। ये आपकी पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, एक्सप्लेन। कुछ MLA जो होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं। तो MLA मिनिस्टर तब बनेंगे जब जिस पार्टी के आप MLA हैं वो आधे से ज़्यादा वोट अगर उसको मिलते हैं तो फिर उसकी गवर्नमेंट बन जाती है, वो अपनी कैबिनेट बनाते हैं, और कैबिनेट में जो लोग होते हैं, जो MLA कैबिनेट में होते हैं, उनको मिनिस्टर्स कहा जाता है। सभी MLAs नहीं होते। तो आप कैसे लिखेंगे कि some MLAs become minister when their party wins more than half of the number of constituencies, more than half। देखिए MLA जो है वो स्टेट के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट की होगी। MP होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो वो भी ऐसे ही मिनिस्टर बनते हैं जिस तरीके से MLAs बनते हैं। तो जब ये मेजोरिटी में आते हैं, आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज ये जीत लेते हैं किसी भी स्टेट के इलेक्शन में, तो पार्टी जीत जाती है, एंड देन दे फॉर्म अ कैबिनेट एंड द मेंबर ऑफ दोज कैबिनेट आर कॉल्ड मिनिस्टर्स। फिर उनको अलग अलग मिनिस्ट्री दे दी जाती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ब्रांड। ब्रांड वर्ड से आप क्या समझते हैं। ब्रांड क्या होता है, जैसे आप कई बार कपड़े भी लेने जाते हैं, कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो ब्रांड आप देखते हैं, तो ब्रांड कुछ नहीं है, बस एक नेम है, नाम या फिर कोई आइडेंटिफिकेशन। नाम ही नहीं, कई बार साइन भी होता है, आइडेंटिफिकेशन। जैसे एडिडास है, उसका अपना अलग साइन है, तो आप उसी से ही पहचान लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन होती है विच इज गिवन टू अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की जो उसका मैन्युफैक्चरर जो है वो उसको देता है, दैट इज कॉल्ड ब्रांड। लिस्ट 2 रीजंस व्हाई बिल्डिंग ब्रांड्स इज सेंट्रल टू एडवर्टाइजिंग। ब्रांड बनाना एडवर्टाइजिंग का एक तरीके से सेंट्रल पार्ट क्यों है। अब जब भी आप टीवी में ऐड देखते हैं, फिर न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो वहां पर आपको उसका लोगो ही दिखाई देता है ना, नाम ही सुनाई देता है। तो सबसे पहले तो रीज़न ये है कि बाकियों से डिफ्रेंशिएट ये हो जाता है प्रोडक्ट। लोग जो है डिफ्रेंशिएट, आप अगर कभी, चलिए एक कहीं लेते हैं, मान लीजिए एडिडास का ही हम लोग ले रहे हैं, तो आप मार्केट में जाएंगे, आपने उसको ऐड देखा है उसका, वहां पर उसका सिंबल आपको बताया गया है, नाम बताया गया है, तो आप वही जाके सर्च करेंगे, तो बाकी प्रोडक्ट से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसको अलग पहचान सकते हैं अगर बहुत सारे शूज उसमें रखे हुए हैं तो। दूसरा क्या होगा, एक पॉजिटिव इमेज बनती है लोगों के माइंड में जब आप ऐड देखते हैं, तो उस ब्रांड के प्रति कंज्यूमर के, उसमें कंज्यूमर को अट्रैक्ट भी करता है, जो ब्रांड का नाम है, अट्रैक्ट्स द कंज्यूमर। चलिए आगे आते हैं। वॉट आर द इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ टेम्पल्स ऑफ बंगाल। बंगाल में जो टेम्पल्स बनाए गए वो किस तरीके से, उनका आर्किटेक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या थे उसके, कैसा था। तो वहाँ पर जो टेम्पल्स थे वो या तो डबल रूफ्ड, 2 उनमें रूफ होती थी, जिसको डौचला भी कहते थे, या फिर 4 रूफ्ड भी वहाँ के टेम्पल्स थे, जिसको चौचला कहते थे, रूफ्ड। 4 ट्रायंगुलर एक रूफ्स रखी जाती थी, प्लेस्ड ऑन 4 वॉल्स मूव टू कवर ऑन कर्व लाइन्स और अ पॉइंट। एक कर्व लाइन या पॉइंट को कवर करने के लिए 4 जो है वो ट्रायंगुलर रूफ्स जो है वो रखी जाती थी ऑन 4 वॉल्स। बाकी आप डिटेल में NCERT से पढ़ लेना कि क्या है इसके जो है इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर फीचर क्या थे। नेक्स्ट इज, क्यों जो अवध के जो नवाब थे, नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल के जो नवाब थे, वो ट्राई कर रहे थे टू डू अवे कि जागीरदारी सिस्टम को हटाने का। जागीरदारी सिस्टम, जागीर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक पर्सन होते थे जिनको एक पीस ऑफ लैंड दे दी जाती थी कि ये गांव अब तुम्हारा है, तुम्हारी जागीर है, यहाँ के लोग जो भी करते हैं तुम उनसे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो एंड ऑल। तो ये यहाँ पर बंगाल में, अवध में और बंगाल में जो अपॉइंट किए गए थे जागीरदार, वो अपॉइंट किए थे मुगल एम्परर्स ने।
तो सबसे पहले इनको दो चीज़ों का डर था यहाँ के नवाब्स को, कि सब एक तो चीटिंग का, कि वो चीटिंग करेंगे, रेवेन्यू जो कलेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा कलेक्ट करेंगे, वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे और गवर्नमेंट को कम सबमिट करेंगे। दूसरा कि कहीं जो वो है पूरा कंट्रोल ना कर ले इसके ऊपर जागीरदार, और फिर मुगलों का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा ना हो जाए। तो दो रीज़न थे इनको हटाने के। सबसे पहले तो चीटिंग, कि चीटिंग करते थे, ज़्यादा रेवेन्यू लेते थे, गवर्नमेंट को कम बताते थे। और दूसरा टू रिमूव, या फिर टू रिमूव ही होगा, दी मुगल इन्फ्लुएंस, कि बाद में पता लगा कि वो पूरा इन्होंने ही ले लिया, पहले गांव के लोगों के ऊपर जागीर के ऊपर कंट्रोल करके एंड ऑल। चलिए, तो इन दो वैसे 5 मार्क का क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप आगे भी लिख देना कि उसके बाद इन्होंने अपने ऑफिसर्स जो है वो अपॉइंट किए थे, दोनों के ही नवाब ने, ताकि इन सबको रोका जा सके। वो रीअसेस करते थे, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके देखते थे कितना उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया है एंड ऑल। 26 क्वेश्चन इज द एनिमल इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन। क्यों होती है वहाँ के पोलर रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि पोलर बेयर, उनकी स्किन और फर बहुत थिक होते हैं। तो पोलर रीजन में जैसे आप जानते हैं कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम होती है, एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई प्लेस होता है पोलर रीजन। तो वहाँ पर उस कोल्ड क्लाइमेट से, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट से फाइट करने के लिए जो उनके फर है वो थिक होती है और स्किन भी थिक होती है। तो आंसर आप लिखेंगे थिक फर एंड थिक स्किन हेल्प दीज एनिमल्स इन फाइटिंग दी एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। बाकी जितना आप एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। ये मैंने मोटा मोटा सा आपको बता दिया। चलिए अब मैप में आते हैं। 3 ये प्लेसेस आपको वर्ल्ड के मैप में बताने हैं, वेल्ड, डाउन्स एंड प्रेरीज। तीनों ही ये ग्रासलैंड्स हैं आपके। चलिए मैप देख लेते हैं। सबसे छोटे डाउन्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर है डाउन्स। नेक्स्ट वेल्ड्स है आपके अफ्रीका में, थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि ऊपर तो फिर सवाना हो गए, इसमें यहाँ पर है वेल्ड्स। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में है, थोड़ा सेंटर में, यहाँ पर इतने उसमें फैले हुए हैं ग्रासलैंड्स आपके, ये प्रेरीज हैं। प्रेरीज। इसके बाद और भी 2-3 इंपॉर्टेंट देख लीजिए, हो सकता है उनमें से भी एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है सवाना। सवाना ऊपर है पूरा आपका सवाना। एंड टुंड्रा, यहाँ पर टुंड्रा है। स्टेपीज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आ जाते हैं आपके, यहाँ पर है स्टेपीज। एंड पाम्पास साउथ अमेरिका में, पाम्पास, सवाना ऑल्सो। चलिए खैर इतना हो गया। ओके, तो इनको भी आप याद रखिएगा, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं ऑफ द वर्ल्ड। लास्ट इंडियन मैप से पूछा हुआ है आपसे कि इनको शो करना है आपको इंडिया के मैप पे। पानीपत, लखनऊ, मुर्शिदाबाद। पानीपत आपका हरियाणा में है, लखनऊ कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, मुर्शिदाबाद है वेस्ट बंगाल में। ओके, तो इंडिया के मैप पे देख लेते हैं तीनों को ही। ओके, सो यहाँ पर होगा पानीपत, लगा हुआ ही है यूपी से पानीपत। ये है वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर होगा मुर्शिदाबाद, सेंटर में ही है थोड़ा सा। अब एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता होगी, आपको भी नहीं बतानी, थोड़ा स्टेट भी आप बता देंगे तो भी चलेगा। लखनऊ भी यूपी के ऑलमोस्ट सेंटर में ही है, यहाँ पर होगा थोड़ा इधर, दिस इज लखनऊ। ओके, चलिए, तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था आपका क्लास 7 का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। होपफुली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको आते हुए, एक बार रिवीजन जरूर हो गई होगी आपकी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी जो आपके चैप्टर्स, बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, उनके भी मैं फाइनल एग्जाम के पेपर जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे आपके।